दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपकी अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। कल बल के प्रकार बता दिए थे, कल न्यूटन की गति के नियम बता दिए थे। आज बल के प्रकार के बारे में जानना है। बल दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला बल है संतुलित बल और दूसरा का असंतुलित बल। संतुलित बल वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। मान लीजिए एक बॉल है, अथी है, कोई वस्तु है, इसको इधर से मार रहे हैं, एक इधर से मार रहे हैं, दोनों 5 न्यूटन का बल है। 5 न्यूटन का बल है तो इसके कोई भी अवस्था में इसका परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बराबर दिशा में, बराबर और विपरीत दिशा में दो बल कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस पर 5 मारेंगे, इधर से 5, इधर से 5, इधर से 10, इधर से 10, इधर से 20, इधर से 20 मारेंगे तो ऐसे हो सकता है, या इसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यही कह रहा है कि अगर ज़्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी अवस्था में वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में तथा इस बल पर गति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर उसकी अवस्था ऐसे था तो ऐसे हो गया था, मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन। असंतुलित बल देखिए, असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु की गति प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक वस्तु है, इधर से मार रहे हैं और एक इधर से एक बल काम कर रहा है, इधर से मार रहे हैं 5 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो बल ये वस्तु इधर जाएगा, मतलब इसकी गति हो गया ना, मतलब गति प्रदान। असंतुलित बल वह बल है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करता है। देखिए अगर ये 5 मारता तो संतुलित बल, हाँ, एक 5 एक 10 है तो असंतुलित बल। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है उसको कोई बल कार्य नहीं कर रहा, मतलब कोई वस्तु घूम रही है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, यही कह रहा है। जब कोई वस्तु घूमती है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करती है। आगे देखते इसमें क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण? देखिए घोड़ा है, घोड़ा का पैर है, तो देखिए ई क्या है, मान लीजिए घोड़ा है तो ई धरती है, ई मतलब पृथ्वी है, तो घोड़ा क्या बल इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। अगर पृथ्वी क्या करे, इधर से बल लगा रही है, अगर पृथ्वी इस पर बल नहीं लगाएगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप ज़मीन पर चल पाते हैं इसलिए क्योंकि पृथ्वी आपके पैर पर बल लगाती है, इसलिए आप लोग चल पाते हैं, चाहे हम लोग चल पाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पानी रहती, चाहे कीचड़ रहता, तो पृथ्वी बल नहीं लगाती है तो धीरे धीरे कम बल लगाती है तो धीरे धीरे आदमी कीचड़ में चल पाता है। इसी कारण इसमें आंसर होगा डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। अब देखिए घर्षण, देखिए घर्षण एक प्रकार का बल ही है। घर्षण मतलब इंग्लिश फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। घर्षण बल एक प्रकार के बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। देखिए एक क्या है, एक वस्तु है, अगर इधर से बल लगा रहे हैं तो मोशन होगा, मतलब गति होगा इधर गति होगा, लेकिन फ्रिक्शन मतलब घर्षण किधर लगेगा, इधर लगेगा। मतलब घर्षण बल वह बल जो किसी गति के, जब कोई वस्तु गति करता है तो उसके विपरीत दिशा में काम करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। चाहे घर्षण बल वह बल है जो किसी बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के क्षयकारी क्षीण बल कहते हैं। मतलब घर्षण बल को क्षयकारी या क्षीण बल, मतलब घर्षण बल को क्या कर सकते हैं, तो क्षय कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। इसे संनेहक लुब्रिकेंट की सहायता से कम कर सकते हैं, मतलब कोई भी वस्तु को घर्षण को कम कर सकते हैं। कैसे? तो उसमें लुब्रिकेंट या संनेहक लगा, जैसे ग्रीस, तेल, मोबिल, ग्रेफाइट का प्रयोग करके। देखते हैं मशीन, बड़ी बड़ी मशीन चलती है तो उसमें ग्रीस डालती है, मोबिल डाला जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण को क्षय करने के लिए, मतलब कम करने के लिए।
संह्यक के रूप में ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। संह्यक या तो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या तो अर्ध ठोस हो सकता है। ठोस में क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, द्रव में तेल मोबिल, और ठोस में ग्रीस। ग्रेफाइट पेंसिल में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट पेंसिल में भी पाया जाता है। अब देखिए, घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल का जो मान है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि एक इतना बड़ा वस्तु है और एक इतना बड़ा, इतना का क्षेत्रफल का वस्तु है। ये इतना बड़ा है चाहे इतना बड़ा, ये इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है घर्षण का मान, इसके प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे तो देखा होगा, इसके प्रकृति पर निर्भर। प्रकृति मतलब ये कैसन है, चिकन है कि रुखदार है। बहुत बड़ा है लेकिन यह चिकन है, इस पर घर्षण बल कम लगेगा। लेकिन यह बहुत छोटा है लेकिन यह रुखदार है, मतलब रफ है, तो उस पर घर्षण बल तेज़ी से मतलब ज़्यादा लगेगी। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। मतलब कोई वस्तु, गेंदा है, क्या होता है, गेंदा मैदान में फेंका जाता है तो धीरे धीरे रुक जाता है। क्योंकि इस पर एक प्रकार के घर्षण बल कार्य करता है। गेंदा ऐसे भगती है तो घर्षण बल ऐसे जाता है, तो एक समय के बाद उसमें बल खत्म हो जाएगी तो रुकेगी ना, यही कह रहा है। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल उत्पन्न होती है। मतलब दो सतह अनियमित, मतलब रुखदार हो, रूखर हो, तो उसे हम अनियमित कहते हैं। अनियमितता के कारण, दो सतहों की अनियमितता के कारण क्या होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मान लीजिए दोनों हाथ ऐसे ऐसे रगड़िएगा तो दोनों में घर्षण लगता है तो क्या होता है, ये घर्षण बल क्या हो जाता है, तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। सतह अनियमित रहने के कारण घर्षण बल लगता है, यही चीज़ है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, बात यही चीज़ है। घर्षण के प्रकार: घर्षण, स्थितिकी घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनी घर्षण। स्थितिज घर्षण, जब कोई वस्तु रुकी रहती है तो उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु रुकी हुई रहती है। पूछेगा कोई वस्तु रुकी है तो उस पर कौन सा घर्षण काम कर रहा है, तो स्थैतिक घर्षण काम कर रहा है। दूसरा है सीमांत घर्षण, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने वाली होती है। देखिए, ये वस्तु है, अगर ये सरकने वाली होगी तो सीमांत घर्षण, या सरक रही होगी तो उसमें गतिज घर्षण काम करेगा। मतलब गति के कारण गतिज घर्षण, वह घर्षण जो किसी वस्तु तब कार्य करता है जब वस्तु अनंत तल पर फिसल रही है, मतलब सरक रही है। लोटनी घर्षण, बॉल होता है ना, उसमें लोटनी घर्षण होता है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रही है। मतलब जैसे गेंदा होता है, लुढ़कते जाता है। आप लोग देखेंगे कि वायरिंग में जो होता है, वायरिंग में छोटा छोटा बॉल होता है, इतना छोटा छोटा बॉल होता है, इसमें लोटनी घर्षण होता है, जिसके कारण ये भी एक घिसता है, ये सब नहीं घिस पाता है। सबसे कम घर्षण लोटनी घर्षण होता है, उसके बाद गतिज, उसके बाद स्थैतिक। मतलब ऐसे कहेगा सबसे ज़्यादा किसमें होता है, स्थैतिक घर्षण में, गतिज घर्षण में, लोटनी घर्षण में। घर्षण का मतलब हुआ कि जो किसी वस्तु को चलने ना दे उसे हम घर्षण कहते हैं। स्थैतिक में तो पूरा चल ही नहीं रहा था, गतिज में थोड़ा चल रहा था, लोटनी में तो वस्तु चल ही नहीं रहा था, उसके अंदर वाला वस्तु घूम रहा था। बॉल बेयरिंग गतिज घर्षण लोटनी घर्षण बदल देता है। बॉल बेयरिंग क्या होता है, बॉल बेयरिंग मतलब वो बॉल, अभी बेयरिंग बताते ना, बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग क्या होता है, गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। क्यों? क्योंकि गतिज घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है, लोटनी घर्षण कम रहेगा तो कोई वस्तु टूटेगी फूटेगी कम। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण का मान कम होता है। मान लीजिए अभी ट्रॉली बैग चल रहा है तो ट्रॉली बैग में देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, तो बेयरिंग लगा रहता है। लोटनी घर्षण में बेयरिंग लगा रहता है, लोटनी घर्षण में बेयरिंग लगा रहता है। क्या खुल गया देखते हैं, लोटनी घर्षण में क्या होता है, तो बेयरिंग लगा हुआ रहता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण का मान कम होता है। पूछेगा
तो यही आंसर देंगे। घर्षण के लाभ और हानि। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ़ फिसल जाते हैं। देखिए बर्फ़ में घर्षण क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण दो सतह अनियमित नहीं हो पाती है। पैर तो थोड़ा रुखर रहती है, लेकिन बर्फ़ क्या होती है, फिसलन ज़्यादा रहती है, तो अनियमित नहीं रहती है दोनों सतह, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते। बालू या पानी में घर्षण बहुत अधिक रहता है, जिसके कारण हम लोग नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। अगर घर्षण अधिक रहेगा तो मशीन के पार्ट पुर्जे क्या होंगे, तो टूटने लगेंगे। घर्षण कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती हैं, तभी कहा जाता है घर्षण कमी का मशीन चल नहीं पाती, तभी कहा जाता है मोबिल डालो। गाड़ी में बोलते हैं मोबिल डालो, घर्षण कम होगी तो गाड़ी आगे भागेगी। घर्षण के कारण हम रोड पर चल पाते हैं। घर्षण रहेगा तो हम लोग रोड पर चल पाते हैं, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो रोड पर नहीं चल पाएंगे। जैसे पानी, जब बारिश हो जाती है तो मिट्टी वाले धरती पर हम लोग चलते हैं तो उसमें क्या होती है, घर्षण कम होती है, जिस कारण हम लोग नहीं चल पाते। घर्षण या तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या तो नकारात्मक। वैसे घर्षण जिसमें हम लाभ हो उसे सकारात्मक, वैसे घर्षण जिसमें हानि हो उसे हम नकारात्मक। घर्षण गुणांक बस इतना दें, F बराबर म्यू आर। F बराबर म्यू आर याद रखिए, F बराबर म्यू आर, इतना F बराबर म्यू आर याद रखिए। यहीं पूछेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो घर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस वही अभिलंब बल भी बोल सकते हैं। F बराबर म्यू आर याद रखिए। घर्षण गुणांक मात्रकहीन होता है, क्योंकि घर्षण क्या होता है, दो बलों की अनुपात होता है, इसलिए क्या होता है, मात्रकहीन होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल अधिक क्रिया कारण घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु क्या होती है, इधर जाती है, घर्षण बल इधर काम करता है, इसलिए क्या होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। चलते हैं अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है। एक साइकिल क्या है, स्थिर त्वरण से चले। पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा, तो पीछे के पहिए के घर्षण बल क्या होगा, साइकिल ऐसे चलेगी, ऐसे, तो घर्षण बल ऐसे लगेगा, तो क्या होगा, पश्चिम दिशा में। आप लोग मेरे साथ दौड़ की तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप लोग भी पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे पढ़िएगा, बहुत अच्छी नंबर आएगी। देखिए, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, एम द्रव्यमान की वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, ये बराबर एम है। पिछला क्लास का क्वेश्चन है, कहा करा है, एम द्रव्यमान है और ए त्वरण से गतिशील है, तो बल क्या होगा, ए बराबर एम है, वही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। ए बराबर एम ए। ले लेते हैं दूसरा पेन। दो पिंडों के बीच सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। बल क्या होता है, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, समान होता है, विपरीत दिशा में। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति के नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार को फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है। पूछते हैं, प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, उल्टा होता है। गति के तीसरे नियम बताया गया था ना, प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि गेंदा को हम लोग इधर से फेंकेंगे, उधर से दीवार मारेगा तो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, तीसरा नियम। कारों को ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। देखिए, कार में क्या होता है, ब्रेकिंग पैड होता है ना, इसमें घर्षण के सकारात्मक, मतलब ब्रेकिंग पैड को घर्षण के लिए किस लिए यूज करते हैं, तो अपने लाभ के लिए। अगर ब्रेक मारेंगे तो जल्दी गाड़ी रुक जाएगी, तो कोई वस्तु बच जाएगी या चाहे एक्सीडेंट बच जाएगी, तो इसमें क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव के कारण। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या होता है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है, अभी तो बताए थे। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है, तो बल कोई वस्तु को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल कार्य ना करे। कोई वस्तु घूम रही है, जब तक उस पर बल नहीं कार्य करेंगे तब नहीं रुकेगी। झूले पर बैठे लड़की की गति क्या होती है, झूला है ऐसे एक लड़का बैठा हुआ है, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, तो इसमें क्या होता है, आवर्ती गति होती है, इसको बोलते हैं आवर्ती गति।
इसको बोलते हैं आवर्तीय। अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है। पूछ रहा है कि न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए कौन सा सही है। तो बल अलग अलग निकाय व विपरीत दिशा में लगती है। न्यूटन तीसरा नियम ये होता है ना, मतलब बल जो होता है अलग अलग निकाय, मतलब अलग अलग वस्तु, एक ही वस्तु पर अलग विपरीत दिशा में लागू होते हैं। क्योंकि न्यूटन तृतीय नियम क्या होता है, प्रतिक्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं, बराबर ma। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के विषय में तृतीय नियम की व्याख्या करता है। रॉकेट लॉन्च बताए थे, रॉकेट इधर से ऐसे जाती है, ऊपर जाती है, तो इधर से इसका क्या होता है, आग फेंकता है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तृतीय नियम। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे तरफ हट जाती है। न्यूटन का कौन सा नियम का उदाहरण है, बस इसमें भी तृतीय नियम, क्योंकि नाव इधर भागी, आदमी इधर भागेगा। रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है, तृतीय नियम, तुरंत आगे आया था। न्यूटन गति के नियम का प्रकाश वर्ष 1687 ईस्वी में। न्यूटन गति के तीसरा नियम निम्नलिखित में किस स्थिति पर लागू होती है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे तक कूदता है तो नाव के पीछे क्यों जाता है, तुरंत बताए थे। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। बल की परिभाषा गति के पहला नियम, दूसरा नियम समीकरण, तीसरा नियम विशेषता। ये क्वेश्चन आ गया, ये न्यूमेरिकल हो गया, 70 kg आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल टॉपिक आगे मिलेगी तो उसमें न्यूमेरिकल बताएंगे, एक दिन न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे इसका। गति का दूसरा नियम संवेग P बराबर mv आया था ना, P बराबर mv गति के दूसरा नियम। गति के किस नियम से क्या मिलता है, तो गति के दूसरा नियम से संवेग की परिभाषा मिलता है, बल की समीकरण मिलता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह क्या हो गए, गति के जड़त्व वाला हासिल सकते हैं। क्योंकि जड़त्व क्या होता है, जब कोई वस्तु गति में रहता है तो गति में रहना चाहता है, और स्थिर में रहता है तो स्थिर में रहना चाहता है। तो क्या होता है, अभी मान लीजिए उसका शरीर स्थिर में है तो गति में लाने के लिए क्या करता है, थोड़ा बहुत दौड़ता है, इधर उधर करता है। मेज पर रखी गई वस्तु को ढेर कर हटता नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु पर, मेज पर बहुत, मान लीजिए एक बुक है, बुक के ऊपर 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 बुक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो पीछे खींच लेते हैं, कि वह सब बुकवा एक के ऊपर एक के नीचे होता है। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, तो विराम में है, तो विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है, यह हटता नहीं है। इसमें क्या होगा, जड़ा तो लिखा है, अगर यहाँ विराम लिखा हुआ था, विराम आंसर होता। अविचालित वस्तुओं का आराम पे रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। कोई वस्तु अविचलित है, मतलब चल नहीं रहा है, तो उसको समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया वितरण बताए थे, जड़त्व। इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व इनर्शिया का नियम सर आइजैक न्यूटन द्वारा, तो पता हुआ था। जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगता है। तो यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तृतीय नियम का। तृतीय नियम यही ना होता है कि वस्तु उधर, बंदूक उधर छूटेगी, गोली उधर जाएगी, तो वस्तु बंदूक पीछे आएगी, और जो गोली होता है, गोली आगे जाएगी। तो गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। स्थिर गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक अवस्था क्या है, तो जड़त्व क्या होता है, कोई वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।